राष्ट्रपति ने कई मशहूर हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। वर्ष 2025 के लिए प्रदान किए गए हैं कुल 139 पद्म पुरस्कार। प्रमुख हस्तियों में जैसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, नृत्यांगना शोभना चंद्र कुमार और अभिनेता अनंत नाग हैं शामिल। बच्चों में चीनी सेवन को लेकर सीबीएसई ने बढ़ाई जागरूकता। देश भर में 24,000 से अधिक स्कूलों में शुगर बोर्ड्स लगाने का दिया निर्देश। बचपन में मोटापे और डायबिटीज से होगा बचाव। चीन लॉन्च करेगा तियानवेन-2 मिशन। कुमो ओलिवा क्षुद्रग्रह की सतह से नमूने लेने की है तैयारी। टच एंड गो तकनीक से नमूने एकत्रित करेगा तियानवेन-2। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत पूर्वानुमान प्रणाली। अब जल्द मिलेगी स्थानीय मौसम की सटीक जानकारी। आईआईटीएम ने विकसित किया है यह प्रणाली। भारत बना निवेश का पसंदीदा देश। वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त किया 81.04 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई। इस साल सेवा क्षेत्र ने सबसे ज्यादा निवेश किए हैं आकर्षित। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम की जल्द ही शुरुआत की घोषणा की है। अमेरिका आव्रजन नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत यह घोषणा की गई है। यह कार्यक्रम विदेशी नागरिकों को $5 मिलियन के निवेश के बदले स्थायी निवास और अंततः नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। यह घोषणा वाशिंगटन डीसी में आयोजित द फ्यूचर कार्यक्रम में की गई। बता दें कि गोल्ड कार्ड वीजा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए धनी व्यक्तियों को आकर्षित करने की एक नई पहल है। इसके तहत आवेदकों को ग्रीन कार्ड द्वारा दिए जाने वाले स्थानीय निवास अधिकार और अमेरिकी नागरिकता के लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम EB-5 निवेशक वीजा योजना की जगह लेगा, जिसके लिए कम निवेश सीमा की आवश्यकता होती है और नौकरी सृजन अनिवार्य है। गौरतलब है कि गोल्ड कार्ड कार्यक्रम से पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सकता है, जो संभावित रूप से राष्ट्रीय ऋण को कम करने में सहायक हो सकता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण $36 ट्रिलियन से अधिक है। इसके पहले EB-5 कार्यक्रम के तहत अमेरिका में स्थायी नागरिकता हासिल की जाती थी। इस कार्यक्रम के तहत कोई विदेशी निवेशक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह किसी अमेरिकी वाणिज्यिक उद्यम में निवेश करता है और अमेरिकी श्रमिकों के लिए 10 स्थायी पूर्णकालिक नौकरियां पैदा करता है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 81.04 बिलियन डॉलर का FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो पिछले साल के मुकाबले 14% अधिक है। इस साल सेवा क्षेत्र ने सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है, जिसमें 40.77% की वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र FDI इक्विटी का शीर्ष प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है, जिसने कुल FDI का 19% निवेश आकर्षित किया है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा व्यापार क्षेत्रों का है, जिनका योगदान क्रमशः 16% और 8% है। बता दें कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ा है, जिसमें 18% वृद्धि के साथ $19.04 बिलियन का निवेश हुआ। यह निवेश देश के उद्योग और उत्पादन सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है। बात करें भारत में राज्यवार की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा FDI निवेश हुआ है, जो कुल FDI का 39% है। इसके बाद कर्नाटक ने 13% और दिल्ली ने 12% का निवेश प्राप्त किया है। देशों के हिसाब से देखें तो सिंगापुर ने सबसे ज्यादा निवेश किया है, जो कुल FDI का 30% है। इसके बाद मॉरिशस 17% और संयुक्त राज्य अमेरिका 11% का स्थान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक प्रकार का निवेश है, जिसमें एक देश के निवासी किसी अन्य देश में किसी कंपनी की परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। हाल ही में सरकार ने अधिक स्थानीय पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की। यह मॉडल छोटे पैमाने के मौसम पैटर्न के अधिक सटीक पूर्वानुमानों को सक्षम बनाता है। इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। बता दें कि BFS उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए 6 किलोमीटर की रेजोल्यूशन वाला पूर्वानुमान प्रदान कर सकता है। इस मौसम पूर्वानुमान मॉडल को अधिक उन्नत बनाने के लिए इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को भी शामिल किया गया है। यह भारी वर्षा और चक्रवात जैसे स्थानीय मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने में सहायक होगा। बता दें कि यह पूर्वानुमान मॉडल नए सुपर कंप्यूटर अर्का की स्थापना के कारण संभव हुआ है। उल्लेखनीय है कि अर्का 4 घंटे के भीतर ही डेटा क्रंचिंग कर लेता है। वहीं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के बारे में बात करें
तो यह भारत के पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक वैज्ञानिक संस्थान है। यह मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार के लिए आवश्यक महासागर वायुमंडल जलवायु प्रणाली पर अनुसंधान का विस्तार करता है। इस संस्थान का उद्देश्य जलवायु अध्ययन के विकास और अनुप्रयोग में अन्य समान अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना है। हाल ही में चीन ने घोषणा की है कि वह जल्द ही अपना तियानवेन-2 मिशन लॉन्च कर सकता है। इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए चीन के शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका मकसद क्षुद्रग्रह 469219 कामो ओलिवा का सर्वेक्षण करना तथा उसके नमूनों को इकट्ठा करना है। तियानवेन-2 नमूने एकत्र करने के लिए टच एंड गो तकनीक का उपयोग करेगा। इस विधि में अंतरिक्षयान कुछ देर के लिए क्षुद्रग्रह की सतह पर घूमता है और रोबोट की मदद से नमूनों को इकट्ठा करता है। बता दें कि कामो ओलिवा की खोज 2016 में हवाई में पैन स्टार्स 1 दूरबीन के जरिए की गई थी। यह पृथ्वी का एक अर्ध उपग्रह है, जिसका मतलब है कि यह सूर्य की परिक्रमा करता है लेकिन पृथ्वी के करीब रहता है। साथ ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी प्रभावित होता है। इसकी कक्षा एक दीर्घवृत्ताकार है और यह पृथ्वी के आगे और पीछे घूमता हुआ दिखाई देता है। कामो ओलिवा लगभग 100 वर्षों से इस कक्षा में है और उम्मीद है कि वह अगले 300 वर्षों तक इसी कक्षा में रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षुद्रग्रह की खोज से उन्हें इस बारे में सुराग खोजने में मदद मिलेगी कि अर्ध उपग्रह कैसे बने और समय के साथ उनकी कक्षाएं कैसे विकसित हुई। जानकारी के लिए बता दें कि तियानवेन-2 तियानवेन श्रृंखला का दूसरा मिशन है। इस श्रृंखला का पहला मिशन तियानवेन-1 एक मंगल मिशन था, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन या WOAH द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य की प्रथम रिपोर्ट जारी की गई। इस मूल्यांकन में पशु रोगों के रुझान, जोखिम और चुनौतियों तथा मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की पहली व्यापक समीक्षा की गई। रिपोर्ट के अनुसार संक्रामक पशु रोग पहले से ही अप्रभावित क्षेत्रों और प्रजातियों में फैल रहे हैं। इनमें से लगभग 47% रोग पशुओं के बीच फैलने में सक्षम है। रिपोर्ट में अफ्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लुएंजा, खुरपका और मुंहपका रोग और पेस्टी डीज पेटिट्स रूमिनेंट्स जैसी बीमारियों के बढ़ते वितरण और तीव्रता पर विशेष प्रकाश डाला गया है। साथ ही रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि इनका प्रसार कृषि खाद्य प्रणालियों को अस्थिर कर रहा है। गौरतलब है कि 2005 और 2023 के बीच WOAH द्वारा अधिसूचित लगभग आधे रोग जूनोटिक प्रकृति के थे, जो मनुष्यों को संक्रमित करने में सक्षम थे। बता दें कि जो रोग पशुओं से मनुष्यों में फैल सकते हैं उन्हें जूनोटिक रोग कहते हैं। वहीं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपिजोटीज के रूप में 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इसके 182 सदस्य देश हैं। बीते दिनों 6 अफ्रीकी देशों ने कालाजार उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन में शामिल देश हैं चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। यह कार्यक्रम 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान आयोजित किया गया। बता दें कि 19 से 27 मई तक जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि कालाजार उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक है, जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। NTD WHO द्वारा परिभाषित बीमारियों का एक समूह है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आबादी के वंचित वर्गों को प्रभावित करता है। कालाजार लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होने वाला एक जानलेवा परजीवी रोग है। यह संक्रमित मादा सैंडफ्लाई द्वारा फैलता है। बता दें कि इसे विस्टल लीशमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। कालाजार के लक्षणों में बुखार, अत्यधिक थकान, वजन कम होना, तिल्ली और यकृत का बढ़ना शामिल है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। बता दें कि इस रोग के 70% से अधिक प्रभावित लोग पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में हैं, जहां प्रभावित लोगों में से आधे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस रोग का प्रभाव देखने को मिलता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को स्वदेशी रूप से विकसित करने की एक बड़ी परियोजना को लागू करने के लिए निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं से युक्त मध्यम वजन वाले लड़ाकू जेट भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन लड़ाकू विमानों के विकास के लिए भारत महत्वाकांक्षी AMCA परियोजना पर काम कर रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी उद्योग साझेदारों के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना की प्रारंभिक विकास लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। वहीं AMCA की बात करें तो यह एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का संक्षिप्त रूप है।
यह एक स्टेल्थ हैवी मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सेंसर फ्यूजन, उन्नत एवियोनिक्स और सुपर क्रूज क्षमता जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2035 तक AMCA को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। गौरतलब है कि DRDO रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है। DRDO वर्तमान में 50 प्रयोगशालाओं का एक समूह है। ये प्रयोगशालाएं रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियां, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तथा कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने 2200 से अधिक पौधों की प्रजातियों को संरक्षित किया है। इन संरक्षित प्रजातियों में रेयर ऑर्किड से लेकर कीटभक्षी पौधों को शामिल किया गया है। संरक्षित पौधों की प्रजातियों में 120 प्रजातियां ऐसी हैं जो वर्तमान में खतरे में या लुप्तप्राय श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध हैं। इनमें 75 प्रजातियां IUCN की लाल सूची के तहत सूचीबद्ध हैं, जिनमें आकर्षक सफेद हिमालय लिली और सुंदर ट्री फर्न भी शामिल है। इन पौधों की प्रजातियों को इसके अनुसंधान विंग के 7 विभिन्न वन रेंजों में इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण उपायों के माध्यम से संरक्षित किया गया है। एक्स सिटू का मतलब है प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, जबकि इन सिटू का अर्थ है प्रजातियों का उसी आवास में संरक्षण जहां वे पाई जाती हैं। बता दें कि सफेद हिमालयन लिली एक दुर्लभ और सुगंधित प्रजाति है जो मूलतः हिमालय की स्थानीय प्रजाति है। इसके फूल आमतौर पर सफेद या गुलाबी रंग के होते हैं। इसमें एल्कलॉइड्स और फ्यूरोकोमारिस जैसे सक्रिय रासायनिक घटक पाए जाते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर हाइपरडिप्सिया, हेमाटेमेसिस, ब्रोंकाइटिस, गठिया आदि बीमारियों के इलाज में किया जाता है। यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। वहीं ट्री फर्न की बात करें तो यह एक संवहनी पादप प्रजाति है जो आमतौर पर बीजाणु पैदा करके प्रजनन करती है। फूल वाले पौधों की तरह इनमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं। हालांकि इनमें फूल या बीज नहीं पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी अस्थमैटिक जैसे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कई मशहूर हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना चंद्र कुमार और अभिनेता अनंत नाग शामिल है। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इस सूची में 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद सम्मानित किया गया। इसके अलावा 10 विदेशी नागरिक, NRI या नॉन रेजिडेंट इंडियन, PIO या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भी पुरस्कार मिले हैं। इस बार कुल 23 महिलाएं भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। बता दें कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार ने 1954 में की थी। शुरुआत में पद्म पुरस्कारों को पद्म विभूषण पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसमें 3 वर्ग होते थे। बाद में सरकार ने इन्हें क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का नाम दिया। पद्म पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद या प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती। हाल ही में CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश भर के 24,000 से अधिक स्कूलों में शुगर बोर्ड्स लगाने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में चीनी के सेवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इन शुगर बोर्ड्स पर यह जानकारी दी जाएगी कि एक दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए, सामान्य खाद्य पदार्थों में कितनी चीनी होती है और चीनी के सेवन के स्वास्थ्य विकल्प क्या हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम खासकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक चीनी का सेवन बचपन में मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य जीवन शैली संबंधित बीमारियों का कारण बन सकता है। बता दें कि भारत में बचपन का मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जो भविष्य में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन सकता है। इस पहल के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों को पोषण शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे स्वस्थ भोजन के विकल्प चुन सकें और चीनी के दुष्प्रभावों से बचाव कर सकें। शुगर बोर्ड्स के माध्यम से बच्चों को खाने पीने की आदतों में सुधार लाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह प्रयास भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और पोषण सुधार कार्यक्रमों के अनुरूप है, जो बाल स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों को कम करने के लिए जागरूकता और शिक्षा पर जोर देते हैं। इस पहल से दीर्घकालिक रूप से स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करने में मदद मिलेगी, जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 81.04 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है। 2, इस साल सेवा क्षेत्र ने सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है। 3, इस साल कर्नाटक में सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश हुआ है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। 2, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए 6 किलोमीटर की रेजोल्यूशन वाला पूर्वानुमान दे सकता है। 3, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, तियानवेन 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इस मिशन को चीन ने जापान के सहयोग से विकसित किया है। 2, इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। 3, इसका मकसद क्षुद्रग्रह 469219 कामो ओलेवा का सर्वेक्षण तथा उसके नमूनों को इकट्ठा करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होने वाला एक जानलेवा परजीवी रोग है। 2, यह संक्रमित मादा सैंडफ्लाई द्वारा फैलता है। 3, इसे विसरल लिशमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, सफेद हिमालयन लिली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक दुर्लभ और सुगंधित हिमालय की स्थानीय प्रजाति है। 2, इसमें एल्कोलॉइड्स और फ्यूरोकोमारिस जैसे रासायनिक घटक पाए जाते हैं। 3, यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों विश्व कछुआ दिवस पर असम में नागशंकर मंदिर को आधिकारिक तौर पर कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया। बता दें कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नागशंकर मंदिर में एक बड़ा तालाब है जिसमें 250 से 300 कछुए रहते हैं। इसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय काले सॉफ्टशेल कछुए भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इस मंदिर के तालाब में कछुओं की 3 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं: ब्लैक सॉफ्टशेल, इंडियन सॉफ्टशेल और मलायन सॉफ्टशेल कछुए। इस तालाब को जल की प्राप्ति ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से होती है। बीते दिनों राममोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 2003 में MPEDA में शामिल हुए। गौरतलब है कि उन्होंने MPEDA में मार्केटिंग, गुणवत्ता आश्वासन, बुनियादी ढांचे के विकास और टोक्यो में रेजिमेंट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। बता दें कि MPEDA समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। हाल ही में हवाई के बिग आइलैंड पर किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। पिछले 6 महीनों में इस ज्वालामुखी में यह 23वीं विस्फोट घटना है। बता दें कि किलाउआ हवाई के 6 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और 1983 से इसमें बार बार विस्फोट हो रहा है। यह पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। गौरतलब है कि किलाउआ एक हवाईयन शब्द है जिसका अर्थ है उगलना या बहुत अधिक फैलना, जो इसके लगातार निकलने वाले लावा को दर्शाता है। बता दें कि हवाई प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है। यह अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से ही बना हुआ है। हाल ही में शेर कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। बता दें कि 4 साल के शोध के बाद यह जीन एडिटेड भेड़ तैयार हुई है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। जीन एडिटेड भेड़ की मांसपेशियों में लगभग 30% की वृद्धि देखी गई। गौरतलब है कि इस जीन एडिटेड भेड़ में कोई विदेशी DNA नहीं है जिससे यह ट्रांसजेनिक जीवों से अलग हो जाता है। इस जीन एडिटेड भेड़ के विकास में क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऑपरेशन सद्भावना के तहत अपना पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स शुरू किया है।
इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन GOC अनिंद सेनगुप्ता ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य सेना और सीमा के पास रहने वाले लोगों के बीच दोस्ताना और समझदारी बढ़ाना है। यह रेडियो स्टेशन 88.4 FM पर चलता है और लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में इसकी आवाज सुनाई देती है। इस पर स्थानीय संस्कृति, इतिहास और उन नायकों की कहानियां सुनाई जाएंगी जिन्होंने क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हाल ही में भारत के अनुरोध पर 2 भगोड़ों के खिलाफ इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस एक रंग आधारित नोटिस है जिसकी शुरुआत इंटरपोल द्वारा इस साल जनवरी में की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटाना और उनका पता लगाना है। बता दें कि इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में वियना में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में की गई थी। भारत सहित इसके 196 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्यून में स्थित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डार्क पैटर्न के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। दरअसल डार्क पैटर्न डिजिटल कंज्यूमर एक्सपीरियंस में तेजी से बढ़ती चिंताएं पैदा कर रहा है, जिसके चलते केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। इसमें खाद्य वितरण, यात्रा, ई-कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स, खुदरा और तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका लक्ष्य ऑनलाइन उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए विनियामक और उद्योग संचालित समाधान तलाशना है। बता दें कि डार्क पैटर्न शब्द पहली बार 2010 में ब्रिटेन के यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने बनाया था। हाल ही में 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस 2025 मनाया गया है। बता दें कि डुगोंग भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाला एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है। इसे सी काऊ यानी समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। यह सील और व्हेल के बीच का मिश्रण जैसी दिखती है और यह हिंद प्रशांत के क्षेत्रों में फैली होती है। ये प्रजाति आमतौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के आसपास पाई जाती है। इसे IUCN के लाल सूची के तहत वल्नरेबल श्रेणी में संरक्षण प्राप्त है। भारत ने इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु के पास पाक खाड़ी में देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।